नमस्कार प्यारे बच्चों, फर्स्ट टू थ्री स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी मुझे जानते हो, आज हम हिंदी के वर्ण विचार टॉपिक पे अंतिम बार इस क्लास में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या चीज हम समझ चुके हैं। तो वर्ण विचार टॉपिक के अंदर हमने वर्णों की परिभाषा, वर्ण परिभाषा में स्वर तथा व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब आप जानते हो। इसके बाद हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा था। एक प्रयत्न के आधार पर जो चल रहा था उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न के जितने भी टाइप्स, जितने भी प्रकार व्यंजनों के थे, उन सब की परिभाषा और उनकी टाइप्स मैंने आपको बता दी थी। अब आज जो हमारा टॉपिक है वह है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, प्रयत्न के आधार पर पहली टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा जो टाइप चलेगा वह चलेगा बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न, इसके आधार पर अपन दो तरह से व्यंजनों को बांट सकते हैं। दो तरह से व्यंजनों को कैसे बांट सकते हैं वह देखो कि बाह्य प्रयत्न में पहले नंबर पे एक तो बांटा जाता है प्राण वायु के आधार पर। इसके आधार पर प्राण वायु के आधार पर। दूसरा स्वर तंत्रियों के आधार पर। जिस तरह से हम ये बांटे कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर साफ कितने प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राण वायु के आधार पर और दूसरा स्वर तंत्रियों के आधार पर। हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उसके हम चर्चा करते हैं कि इसके आधार पर दो प्रकार के माने गए हैं। जिसमें एक तो होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। इस तरह से हम इसको याद रखें। स्वर तंत्र के आधार पर बात करें तो एक तो होता है घोष या सघोष और एक होता है अघोष। प्यारे बच्चों, अपन इनके नाम से ही इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आप इनको अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें कि अगर एक बार में ये चीज समझ में आ जाती है तो आप जिंदगी भर इस चीज को नहीं भूलोगे। ऐसा मैं आपको वादा करता हूँ कि अल्प प्राण क्या होते हैं नाम से ही मालूम पड़ता है। महाप्राण क्या होते हैं ये चीज नाम से ही हमको ज्ञात हो रही है। तो देखो, जैसा कि अपन बात कर रहे हैं प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण। अब साहब पहले नंबर पे अपन ले लेते हैं किसको, अल्प प्राण। इसको लेते हैं अल्प प्राण। अब अल्प प्राण जैसा इसका नाम है उसी के आधार पर इसकी परिभाषा होती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में कम प्राण वायु
देखो, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। बाय ट्रिक आप इसको याद रखेंगे। तो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि सभी स्वर यण सहित 135 वर्ष के हैं। 135 वर्ष के हैं। अब इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है, सभी स्वर में कौन आ गया, सभी स्वर में पूरे के पूरे 11 स्वर आ गए। और ये स्वर कौन से हैं, क से लेके औ तक। इस तरह से ये 11 स्वर आपने पढ़ लिए हैं। इसके बाद यण की बात करें अगर अपन, तो यण में य, र, ल, व, ये कौन है, ये ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है साहब, ये ऊष्म व्यंजन। इसके बाद अपन बात करेंगे 135 वर्ष का मतलब हो जाता है वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ग कौन से होंगे, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी 5 वर्ग बताए थे, क, च, ट, त और प। तो ये क, च, ट, त, प जो वर्ग है, 5 वर्गों को मिलाकर के कितने हो जाते हैं टोटल, यहाँ पर अपने पास टोटल हो जाते हैं साहब 3 1 में तो 15 हो जाते हैं, ठीक है। और उस व्यंजनों को भी अगर अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पर 4 की संख्या हो जाती है। और ये कितने हैं अपने पास, ये 11 है। अब यहाँ पर जो लाइन बनती है वो लाइन क्या है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ से देखते हैं अपन कि स्टार्ट लगाकर अपन लाइनों को लिखने का प्रयास करेंगे। क्या सभी स्वर अल्प प्राण है, तो यहाँ पर लिखेंगे सभी 11 स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद सभी ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। यहाँ पर 2 लाइन और बढ़ा सकते हैं, वो ज्यादा इंपोर्टेंट वही है कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 15 प्लस 4 बराबर 19। 15 कौन, 4 कौन, देखो 15 तो ये और 4 अंतस्थ व्यंजन, इसलिए ये कितनी हो गई, 15 प्लस 4 बराबर 19।
एक लाइन और है कि अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संख्या यहाँ पर देख लो, ये तो 19 तो व्यंजन हो जाते हैं, 11 स्वर हो जाते हैं, कितनी हो गई? 30। ये दोनों लाइन अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19 है और अल्प प्राण वर्णों की बात करें तो कुल संख्या कितनी है? 30। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन दूसरे नंबर पे चलते हैं। अपने नंबर पे आ जाता है दूसरा महाप्राण। महाप्राण पढ़ते हैं अपन। महाप्राण की जैसा परिभाषा से मालूम पड़ रहा है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे देखो, इसकी भी ट्रिक ध्यान रखना आप। 24 साल के हैं महाप्राण। 24 साल के महाप्राण। तो 24 साल में देखो, यहाँ पर वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण साल में हो जाएगा ये है हमारे पास उष्ण व्यंजन। यहाँ पर अपन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसका ध्यान रखें। ये उष्ण व्यंजन नहीं है, इनको ध्यान रखें। उष्ण व्यंजनों को अंतस्थ ध्यान रखें आप। थोड़ी मिस्टेक हो गई। अंतस्थ, ये कौन सा है? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में अगर आगे बढ़ेंगे अपन तो ये ध्यान रखना आप, उष्ण और अंतस्थ, इनका दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ आपको। उष्ण जिनको बोलने में गर्म वायु मुंह से बाहर निकलती है, जैसे एक तो स और यह, और अंतस्थ व्यंजन की ज, र, ल और ब। इस तरह से आप इनको ध्यान रखना। थोड़ा सा इसको सही कर लें। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण और स ये महाप्राण। तो यहाँ पर एक चीज फिक्स हो रही है कि कितने महाप्राण हो रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा की प्रत्येक में से 2 आएंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 वर्ण आ जाएंगे और यहाँ पर 4 वर्ण आ जाएंगे। तो टोटल कितने होते हैं महाप्राण? 14। कुल महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, कुल महाप्राण वर्णों की संख्या 14 होती है। कुल महाप्राण वर्णों की संख्या 14 होती है। इसके बाद में इसको ध्यान से देख के पढ़ ले, समझ ले। इसके बाद में अपन बात करेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे अपन। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा समझ के ध्यान से उतारने का प्रयास करें। अपन बात कर रहे हैं घोष या सघोष की या अघोष
ये दो प्रकार से उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है, इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे आप कि सरघोष या घोष कैसे कहेंगे, तो उसके लिए भी आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। देखो पहले नंबर पे आ जाता है अपने पास घोष। घोष वर्ण किसे कहेंगे या सघोष वर्ण किसे कहेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसने दर्शा रखा है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो स्वर तंत्रियों में उच्चारण ही महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक स्वर वर्ण के अंदर। तो इसकी परिभाषा रहेगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इसको भी गाइड लेके याद रखेंगे अपन कि घोष वर्ण कौन से हैं। ठीक से कि 345 यण है स्वर सहित घोष। इसको भी ठीक से याद रखेंगे। आपके बहुत काम आएगी, जहाँ उलझन का काम रहता है, इनको याद रखना। 345 यानी है स्वर सहित घोष। इसकी बात करें अपन तो 345 में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके बाद में यण में य, ग, ब और ह भी ध्यान रखना है इसका। इसके बाद स्वर शुद्ध कितने आ जाएंगे? या स्वर आ जाएंगे से आउट। इस तरह से अपन इनको क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर समझने वाली चीज है, किस तरह से समझ सकते हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष। तो कितने हो गए? प्रत्येक में 3 है तो कितने हो गए? 15। जब में हम वो भी मान लिया तो ये हो गए 5, 15 और 5 कितने हो गए? 20। तो कुल घोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 20 और 11 अगर इसको भी मिला दिया जाए तो 31। कुल कितने हो जाते हैं? 31। यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब डायरेक्ट जो काम की चीजें वो लिखते हैं कि कुल घोष व्यंजनों की संख्या, कुल घोष व्यंजनों की संख्या। तो अपने पास 15 और 5 कितने हुए? 20। कितनी है? 20। दूसरा और है कि स्वर, तो स्वर 11 के 11 वही है, स्थितियां कहीं अलग नहीं है। तो एक लाइन और हो जाएगी कुल घोष वर्णों की संख्या। हमारे पास
पास 20 तो पहले से थे, 11 स्वर मिल गए, तो यहाँ पर कितने हैं 31। दोनों लाइन को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि कुल घोष व्यंजन तो 20 है और कुल घोष वर्ण 31 है। इसके बाद हमारा दूसरा टाइप है अघोष। अघोष का मतलब जो घोषित नहीं है, तो परिभाषा लिखेंगे अघोष जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। यहाँ पर भी एक से ध्यान रखेंगे आप, 12 साल का विश्राम अघोषित, इसको भी इसी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो 12 साल में कौन कौन आ जाएगा? तो 12 साल में रहेगा वर्ग का पहला व दूसरा वर्ग। साल में मैंने बता दिया था, ह उधर आ गया था, तो ये तीनों स आ जाएंगे। यहाँ की स्थिति की बात करेंगे तो इसमें तो आ जाते हैं अपने पास 10 5 वर्गों को मिला के, और यहाँ पर स्थिति हो जाती है 3, टोटल कितने हो जाएंगे 13। तो यहाँ पर एक लाइन बन जाती है कि अघोष वर्णों की कुल संख्या, ये पूछा जाएगा केवल अघोष वर्णों की कुल संख्या 10 और ये 3 दोनों मिलाकर कितनी है 13 मानी जाती है। इसको अच्छी तरह से देख के और समझने का प्रयास करेंगे। अब अपना आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो अपने पास जो अन्य चीजें हैं उनमें देखो पहले नंबर पे आते हैं अयोगवा। कौन आता है? अयोगवा ध्वनियां। तो अयोगवा ध्वनियों की क्या बात है, इस तरह से ये आ जाती है। इनका क्या टाइप है इनको देखो। तो जिन ध्वनियों को न तो स्वर माना जाता है, न तो स्वर और न ही व्यंजन माना जाता है, अयोगवाह ध्वनियां कहलाती हैं। यह अयोगवा ध्वनियां कौन सी है? पहले नंबर पे है अनुस्वार, जिसको बोलते हैं हम एक बिंदी, और दूसरे नंबर पे है विसर्ग, जिसको हम दो बिंदी बोलते हैं, और इसको उच्चारण में ह बोला जाता है, और इसको उच्चारण में न या न बोला जाता है। इस प्रकार से अनुस्वार और विसर्ग ये दो अयोगवा ध्वनियां होती हैं। और एक दो चीजें और है
जैसे एक है आगत ध्वनिया, आगत, तो वे ध्वनिया जिनका आगमन हिंदी भाषा में विदेशी प्रभाव से हुआ है, विदेशी प्रभाव से हुआ है, आगत ध्वनिया कहलाती हिंदी भाषा में आगत ध्वनियों को नुक्ता वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नुक्ता वर्ण भी कहा जाता है। हिंदी में आगत ध्वनिया, हिंदी में आगत ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। इस प्रकार ये कुछ एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है कि अपन को ध्यान रखनी है। और जिस प्रकार से अपन इनकी बात कर रहे थे, तो इसमें तो एक तो स्वर है जो के रूप में बोला जाता है और 5 व्यंजन है। तो ये 5 व्यंजन ध्यान रखें। ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, केवल नुक्ता वर्ण के संबंध में प्रश्न आता है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो एक होता है संयुक्त अक्षर। क्या होता है? संयुक्त अक्षर या संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जिन वर्णों का निर्माण 2 व्यंजनों या 2 वर्णों से मिलकर होता है, उन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। संयुक्त वर्ण कहा जाता है। अब ये संयुक्त वर्ण कौन कौन से? देखो, एक तो क्ष, त्र, जे, श्र, ये 4 वर्ण माने गए हैं। इन 4 वर्णों को किस तरह से अपन 2 टुकड़ों में देखो, क और ये स, ये दोनों से मिलकर बनता है ये त और ये र, ये ज और ये ज और ये श और ये र। इस प्रकार से मिलकर के बनता है। इसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं है। शब्दकोश में वर्णों को देखा जाता है, तो आप शब्दकोश में आसानी से वर्णों को देख सकते हैं, वर्ण विन्यास भी कर सकते हैं, वर्ण नियोजन भी कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना, संयुक्त वर्णकोश का अर्थ आ जाता है। तो एक दो अगर किसी चीज देखो ध्यान से कि मान लो कभी कभार आपके वर्ण विन्यास आ जाता है, वर्ण संयोजन आ जाता है या वर्ण विच्छेद आ जाता है, जिसमें जरा महत्वपूर्ण आपके शब्दकोश क्रम है। तो शब्दकोश क्रम में देखो एक दो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्मल शब्दकोश क्रम आ जाता है। शब्दकोश क्रम कैसे ध्यान रखेंगे? कमल है, कमल है, कोमल है, कपाल है, दृढ़ है। तो इनको आप किस तरह से शब्दकोश में रखेंगे? तो यहाँ पर देखो, जो कॉमन है उनको यहाँ पर तरह से कट रहा है और पहले दोनों में से तो आता है। तो यहाँ पर
पहले नंबर पे कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो तीसरे नंबर पे कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा। और चौथे नंबर पे रोटी मारने वाला चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर तीसरे नंबर पे ये जाएगा, चौथे नंबर पे ये जाएगा। इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको। और हमारा ये जो टॉपिक है वो इस तरह से ही शब्दकोश बना के आप खत्म करें। और आज हमारा शब्द विचार सॉरी ये जो वर्ड विचार टॉपिक है ये यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत